लोग त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.4 का कल 5 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 6 नंबर से, ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, कहता सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक ना। इसमें सिद्ध यही करने के लिए कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक, ये है दो त्रिभुज हम बनाए और कहता है ये संगत समरूप त्रिभुजों के अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ठीक ना। माध्यिकाओं के अनुपात, देखिए क्वेश्चन को अच्छा से समझना है। कहता है इनके जो समरूप त्रिभुज होगा, हम लोग कल भी ऐसा क्वेश्चन प्रूव किए हैं, ठीक ना। कहता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक, समरूप जो त्रिभुज जो है, ये दो त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होगा, तब कहता है इसके क्षेत्रफल के अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी इसका जो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा इसके संगत माध्यिका, ठीक ना, माध्यिकाओं के अनुपात के इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यही चीज हमको प्रूव करने के लिए कहता है, समझ में आया। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये तय करना है कि आखिर हम लोग को जाना कहां तक, यानी प्रूव क्या करना है, मंजिल कहां तक है, समझ में आया। पहले हम लोग ये देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करने के लिए कहता है सबसे पहले फिगर बनाना है, ये दोनों फिगर बनाना। फिगर बनाने के बाद हम लोग को लिखना है, सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC का अनुपात एरिया त्रिभुज BEF का अनुपात बराबर कहता संगत माध्यिकाओं का अनुपात। संगत माध्यिका क्या है, इसमें A है, P है, D है और Q है, ठीक ना। तो लिखेंगे AP बटे D और Q, यही है संगत माध्यिकाओं का अनुपात के वर्ग के समानुपाती होता है। चलो यही हम लोगों को इसमें प्रूव करना है। फिर आगे चलेंगे हम लोग, इसका कुछ हम लोग रचना किए हैं। ये देखिए, ये रचना किए हम लोग, ठीक ना। ये रचना का मतलब हम लोग अपनी सुविधा के लिए जो है कुछ बनाए हैं इसमें, ठीक ना। इसको लिखेंगे कि रचना क्या क्या किए हम लोग। रचना है AM लंब डाले हैं BC पे, ठीक है। A और M, ये है AM लंब डाले किस पे, इस पे डाले हैं। तो ये चीज लिखेंगे हम, A और M लंब डाले हैं BC पर, ठीक है। AM लंब डाले हैं BC पे तथा दो लंब डाले हैं, तथा D और N लंब डाले किस पे, E और F पे। D और N लंब डाले हैं E और F, ठीक। ये दो चीज हम लोग अपने सुविधा के लिए किए हैं, ये लिख दिए। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक ना। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज, तो कौन सा दो समरूप त्रिभुज होगा, यही ना दो समरूप त्रिभुज होगा, ठीक ना। यही दोनों ABC और DEF, ये इसको लिख लेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज
डी ई एफ, ठीक ना, डी ई एफ। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये समरूप त्रिभुज है, इसका क्या मतलब होता है बोलो, इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो कौन कौन सा संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग पहले वो दिखा देते हैं, ठीक। चलिए इसका संगत भुजा कौन होगा, ए होगा, ए बी होगा, इसमें कौन होगा, डी और ई होगा कि नहीं होगा, बोलो ए बी होगा और ए बी होगा और डी ई होगा संगत भुजा। और कौन होगा, बीसी और एनएफ होगा, बोलो बीसी और ई एफ है ना, हाँ ई एफ, बीसी यानी आधार, बी और सी, ई और एफ, बी सी ई एफ। अच्छा ये ए और बी, डी और ई के संगत हुआ, बी और सी, ई और एफ के संगत हुआ, तो बोलो ये किसके संगत होगा, ए और सी किसके संगत होगा, क्या डी और एफ के संगत नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे ए और सी संगत होगा डी और एफ, समझ में। ये हम लोग क्या किए, ये तो रचना से लिखे, ये क्वेश्चन में कहा था कि दोनों त्रिभुज समरूप होगा। आखिर त्रिभुज कौन कौन सा समरूप होगा, तो यही दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अगर ये त्रिभुज समरूप होगा तो हम लोग समरूप का प्रॉपर्टी से ये जानते हैं कि इसकी भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक ना। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो आगे फिर क्या होगा इसमें बताओ। देखो अब जो है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो हम इसमें से कोई दो ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसको आगे ए बी बटे डीई बराबर बीसी बटे ई एफ, ठीक ना, ए बी बटे डीई, ए और बी बटे डी और ई, इसका इस भुजा का अनुपात, और बीसी बटे ई एफ, बीसी, बी और सी और ई और एफ। देखिए ये चीज हम पहले करके रखे हैं, हम बीसी को और कैसे कैसे लिख सकते हैं, बी और सी को बोलो, और ई और एफ को, इसको बीसी बराबर क्या लिखे हैं, बी और सी बराबर 2bf, बी और एफ 2 ने बीपी है, सॉरी बी और पी है, बी और पी यानी 2bp। देखो ये क्या है, बीसी यहां से यहां है पूरा, है कि नहीं, ये बीसी। अब इस पे माध्यिकाएं डाले हैं कि नहीं, ये क्या है, ए और पी, यही ना माध्यिका है, पी। माध्यिका का क्या मतलब होता है बोलो, माध्यिका का मतलब होता है मिडिल, यानी बीच में, मिडिल मध्य मतलब बीच, ये नहीं होता मध्य। अगर ये मध्य में हम पी डाल दिए तो इसका क्या मतलब होता है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, बोलो बीसी को, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं बीसी बराबर बी और पी, यहां 2b और 2bp, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। यानी इतना जो ये होगा, ये इसके इतना पूरा बीसी में कितना होगा, ये इतना और ये इतना, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, दो इतना होगा कि बीपी बराबर, ठीक, दो। हम ये भी लिख सकते हैं 2pc भी लिख सकते हैं, ये बोलो होगा कि नहीं, यहां से यहां तक एक और यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक और यहां से यहां तक एक। हम बीसी बराबर ये दो तरीका से लिख सकते हैं कि नहीं। यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं। यानी ई और एफ, ई एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो ई एफ बराबर ई 2EQ, और जब हम ये लिख सकते हैं तो इसका हम ये भी लिख सकते हैं 2QF, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, ठीक ना। अब हम इसके जगह पे क्या करेंगे, BC और EF, BC किसको लिखे हैं, BC इसको लिखे हैं ना, यहां से यहां तक, इसको हम लिखेंगे 2, ठीक है, 2BF लिखेंगे इसके बदले में, 2B और P, ठीक है, 2BP। चलिए और क्या लिख सकते हैं इसके बदले हम, बोलो EF, यहां है EF के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2EQ, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिखेंगे 2EQ, ठीक है, 2EQ। अब देखो, अब इसको और हम क्या कर सकते हैं, बोलो
ये दो दो ऊपर नीचे है ना, इसको कटा सकते हैं, चलो कटा देंगे। ए बी बटे बी ई बराबर, ये दोनों कट जाएगा तो होगा बीपी बटे ई क्यू। ठीक, चलो इसको हम समीकरण मान लेते हैं। इस पे जरा सा ध्यान दो, इसका क्या मतलब होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ए बी बटे डी ई, ए और बी बटे डी और ई, डी ई, ये डी और ई यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात, बी और पी, बी और पी यानी इस वाले का अनुपात और इसका अनुपात दोनों बराबर है, इसका यही मतलब हुआ, समझ में। यानी हम इस ए और बी का अनुपात और डी और ई का अनुपात हम ये दिखा दिए कि बी और पी का अनुपात यानी इसका अनुपात बराबर है इसके अनुपात, समझ में। यानी जितना बड़ा ए बी भुजा है उतना ही बी और पी भुजा दोनों ये बराबर है। हम इसमें दिखा दिए डी और ई जितना बड़ा भुजा है उसके बराबर ही है ई और क्यूब, समझ में आया, ये दिखा दिए। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। चलो ये समीकरण 1 हो गया। फिर आगे हम क्या करेंगे बोलो। अब जो है हम पहले ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज में लिए थे, अब जो है हम ये दिखा दिए कि ये और ये भुजा बराबर है। अब इसी वाले त्रिभुज में ए बी और पी, बोलो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ए बी और पी, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज, बोलो अब उसमें क्या लेंगे बोलो, इसमें बोलो, इसमें डी ई क्यू लेंगे नहीं, बोलो इसमें जब हम ए बी पी ले सकते हैं, इसमें डी क्यू डी ई और क्यू ले सकते हैं, चलो लेंगे इसमें डी ई क्यू, समझ में ठीक। अब बोलो इस त्रिभुज में, जैसे हम इस त्रिभुज में लेके चले थे, इस त्रिभुज में लेके चले थे, तो अब हम लोग इस त्रिभुज में हम क्या क्या देख रहे हैं, ठीक ना। यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं बोलो, बताओ तो क्या क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है, इसमें क्या क्या है या नहीं है। हम इसमें लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, ए और बी, डी और ई बराबर है बीपी बटे ई क्यू, ठीक ना। ये कहां से कर सकते हैं बोलो, हम ये क्यों लिखे, जरा ध्यान दो, अच्छा से ध्यान दो। हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 क्योंकि यहां देखो ए बी बटे डी, ए बी बटे डी, बीपी बटे ई क्यू, बीपी बटे ई क्यू, ये समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यहाँ ये भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं, और भी कुछ इसमें बराबर है, बोलो क्या है बराबर, ये तो दोनों भुजा हो गया ये बराबर है, और क्या है बराबर, जरा सा ध्यान से देखो, क्या कौन बी बराबर कौन ई नहीं होगा, इस पर हम लोग बहुत पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, किए हैं कि नहीं। ये वाला कौन, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो क्या इसका बी कौन और इसका ई कौन बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग इसके बाद कौन बी बराबर होगा कौन क्यू, होगा कि नहीं बोलो। अब इसमें ये भी बताना होगा कि आखिर क्यों है ये कौन बी और कौन क्यू, ये ई है ना, क्यू ने ई क्यों बराबर है बोलो, ये वाला कौन जो बराबर है क्यों है, कोई बता सकता है, जरा ध्यान दो तुम लोग। दोनों त्रिभुज क्या है बोलो, समरूप है कि नहीं, वही लिखेंगे त्रिभुज ए बी और सी समरूप है, कौन सा त्रिभुज, बी ई और एफ, ठीक ना। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए कौन बी और कौन ई भी बराबर है। अच्छा, अब इसका एक भुजा बराबर हुआ कि नहीं बोलो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसमें भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये कोण और ये कोण भी बराबर है, इसका मतलब एक भुजा का अनुपात संगत बराबर हुआ और एक कोण का भी
कोण भी बराबर हुआ, इसका इससे हम लिख सकते हैं जब दो या तो दो कोण बराबर हो जाए या एक कोण एक भुजा बराबर हो जाए तो फिर से त्रिभुज समरूप होता है कि नहीं, बोलो। तो हम लिख सकते हैं यहां त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज डी ई क्यू, ठीक ना। किस नियम से, तो लिख दो यहां साइड एंगल समरूपता नियम लिखो या प्रतिबंध लिखो, जो लिखना है लिखो। साइड एंगल साइड से, ठीक है। इसका ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, और ये, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ साइड एंगल साइड से समरूपता से लिखो, या नियम लिखो, बात ये है, शॉर्ट में लिखो साइड एंगल साइड समरूपता से। अब देखो और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बोलो। अब जब हम ये प्रूव कर दिए, ठीक ना, कि डी ई क्यू, अच्छा क्यू है ए बी पी और डी ई क्यू, हाँ ठीक है। अब देखो, अब हम ये भी प्रूव कर दिए कि ए बी पी और डी ई क्यू यानी ये छोटा वाला भी त्रिभुज समरूप है। तो अब हम इसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये दोनों त्रिभुज ये वाला और ये वाला समरूप है, इसका मतलब इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा कि नहीं, हम वो दर्शाएंगे। अब इसके बाद लिखेंगे ए बी बटे डी ई बराबर है बी पी बटे ई क्यू, बराबर होगा ए पी बटे डी क्यू, ठीक है। देखो ये क्या लिखे, ए और बी और डी और ई, ए बी और डी, ये तो पहले से पता है। अब यहाँ बी पी बटे ई क्यू, बी और पी यानी ये भुजा और ये भुजा और ई और क्यू ये भी बराबर होगा ए पी बटे डी क्यू, ए और पी और डी और क्यू, यानी ये वाला माध्यिकाएं भी जो है अब इसके इस भुजा के बराबर होगा, इस भुजा और ये माध्यिकाएं भी बराबर हो गया, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है तो सारा भुजा बराबर होगा। समझ में आया? जब ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है, छोटा वाला त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब ये भी त्रिभुज समरूप होगा। तो अब हम ये पूरे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी चूंकि यहां इधर लिख दें, इधर लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ, ठीक ना। ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा क्योंकि हम ये दिखा चुके हैं। बोलो अब ये अगर हम दिखा दिए तो अब हमको इसका भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग भी दिखाना होगा, ठीक ना। इसके दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, परिमेय 6.6 के अनुसार, ठीक ना। 6.6 के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, बोलो, एरिया, ठीक ना। एरिया त्रिभुज किसका ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज किसका, बोलो, डी ई एफ, ठीक ना। क्या बोलो, इसका भुजाओं का अनुपात, यही ना, भुजाओं का अनुपात। तो क्या भुजा है, ए और बी बटे डी और ई, ये, ठीक ना। भुजा के वर्गों का अनुपात जो है बराबर होगा। अब बोलो ये लिखने के बाद और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, बताओ। इसका कौन सा भुजा के वर्ग का अनुपात बराबर होगा, इसका जो है एरिया त्रिभुज ए त्रिभुज
ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ, ठीक, बराबर इसमें जो है ये त्रिभुज जो है ए बी बटे डी और ई के वर्ग के बराबर, ठीक ना। ए बी कौन है, ये वाला, और डी और ई ये इसके वर्ग के बराबर होगा। तो ये कैसे होगा बताओ, क्योंकि देखो यहां ए पी इसके जो है ए और पी इसके माध्यिका बोल रहा है ना, प्रूव करने के लिए ये बोल रहा है ए पी बटे डी क्यू। तो ये तो हम लोग को पता है, ये तो ए बी बटे डी क्यू, इसका अनुपात और इसका अनुपात तो बराबर है, ये है समझ में। हमको प्रूव करना है ये ए पी बटे डी क्यू यानी इसका माध्यिकाओं के वर्ग जो है बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहां इसका माध्यिका ए और पी, इसका माध्यिका और इसका माध्यिका ए पी बटे डी और क्यू, ये ठीक है। क्योंकि अब देखो हम लोग यहां देखो ये प्रूव करके रखे हैं कि ए पी, देखो यहां यही ना है ए पी बटे डी ई, यही ना। अब इसके बराबर हम इसके जगह पे ये क्यों लिख दिए, तो यहां देखो ए बी डी ई, ए बी और पी ई क्यू, ए पी बटे डी क्यू, यानी ये जो भुजा हम यहां लिखे हैं ये इसका सारा भुजाओं का अनुपात और ये माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर है। यहां देखो लिखेंगे ये सबके बराबर है। तो हम यहाँ ए पी बटे डी ई है, तो ए पी बटे डी क्यू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ ए पी बटे डी क्यू, है कि नहीं। यहाँ देखो ए पी बटे डी क्यू, ए बी और डी क्यू के बराबर, यहाँ इसके बराबर ये है, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखे, समझ में। यही प्रूफ भी करना था, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए देखिए, अगर इसको नहीं समझ में आया है तो ये वाला जो है समीकरण 2 मान लीजिए, और ये जो प्रूव किए हैं इसमें लिख दीजिए समीकरण 2 से, क्योंकि ये ए बी बटे डी ई जो है ये समीकरण 2 से ही लाए हैं, ठीक ना, ये इसके बराबर है इसीलिए, ठीक। तो ये समीकरण यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से, थोड़ा समझने में स्पष्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, ठीक। देखिए कहता ये वर्ग है ए बी सी और डी, क्या है, एक वर्ग है, ठीक। ये वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, कहता देखिए उसी वर्ग पर बनाए गए एक समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज कौन, ए बी और ई, बोलो ये समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी, बोलो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, बोलो, पता नहीं है किसी को, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सारा भुजा, तीनों भुजा बराबर हो, ये और ये, समझ में। ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये तो वर्ग है, ठीक ना, ये वर्ग है तो इसका सभी भुजा बराबर होगा, इसलिए ये और ये तीनों भुजा इसका बराबर होगा, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। कहता है कि वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ये फिर से सुनिए, वर्ग का किसी भुजा पर बनाए गए, एक नहीं किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना, वर्ग के किसी भुजा पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज का, तो वर्ग के भुजा पे तो यही समबाहु त्रिभुज बना है। उसके बाद कहता है भुजा पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए, देखिए ये वर्ग का विकर्ण है ए और सी, है कि नहीं, ये वर्ग का विकर्ण है ए और सी, इसका मतलब कहता है इसी विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब एक और समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। ये थोड़ा सा मेरा फिगर बन गया ज्यादा, ये वाला भुजा थोड़ा बड़ा देखने में लगता है, ये थोड़ा ऐसे यहाँ होता है, ये लगभग एफ बिंदु, लेकिन ये भी कहता है इस वर्ग के विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज
का क्षेत्रफल का आधा होता है। समझ में आया? ये जो विकर्ण पे बना है समबाहु त्रिभुज, इस क्षेत्रफल का ध्यान से समझिए आप लोग, यहाँ इधर उधर नहीं। इस विकर्ण पे बना हुआ समबाहु त्रिभुज का आधा होता कौन? ये वर्ग के भुजा पे बना हुआ समबाहु त्रिभुज का। समझ में आया? यही चीज प्रूव करना। बोलो समझ में आया? क्या प्रूव करना है? ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आया ध्यान से सुनो, इधर इधर फिर से एक बार। कहा था ये जो एक वर्ग है, इस वर्ग पे जो भुजा पे समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल, समझ में आया? और ये वर्ग के विकर्ण पर, इसी को विकर्ण ही ना बोलते हैं, ए और सी को जो मिलाया गया या बी और बी को जो मिलाते हैं इसको विकर्ण बोलते हैं। समझ में आया? ये जो विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज है, इसका आधा होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का आधा होता है। यही चीज हमको प्रूव करना है। समझ में आया? चलिए हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे। अब देखो, इसका मतलब है कि इसमें एक चीज देखो, ये इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, ये और ये तीनों आपस में क्या होगा? समान होगा। ये समांतर बोलो, ये समान होगा। इसका ये और ये बोला ए बी समान होगा कि नहीं? समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को सिद्ध करने के लिए क्या कहता है, लिख लेंगे। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए सी एफ का क्षेत्रफल का आधा। ए सी त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल का आधा। आधा हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? बोलो, इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या आधा नहीं होगा? बोलो, एक को हम लोग जब एक को 2 से भाग देते हैं तो आधा हो जाता है। समझ ना? यही चीज हमको प्रूव करने के लिए कहा था। चलो, यही चीज हमको प्रूव करने के लिए कहता है। आगे लिखेंगे इसमें, माना वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर। ठीक, मान लेंगे हम कि ये जो मेरा वर्ग है, ठीक ना, ये वर्ग की जो भुजा है वो ए सेंटीमीटर है। ठीक ना? जब वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है तो अब यहाँ विकर्ण का भी काम है। यहाँ क्या कह रहा, देखो ये विकर्ण है। समझ में? तो अब विकर्ण लिखेंगे तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? बोलो, अगर भुजा ए सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण बोलो क्या होगा? बोलो, किसी को पता है वर्ग का विकर्ण बराबर a√2 सेंटीमीटर। चलो ध्यान दो, अगर नहीं समझ में आया है, नहीं पता है तो ध्यान दो। ये होता है वर्ग का विकर्ण। समझ में आया? यानी भुजा गुना √2। ठीक, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। आगे फिर क्या करेंगे? लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल बोलो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समझ में आया? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अतः
अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर √3/4। भुजा भुजा हम क्या माने, ए बी और सी का क्षेत्रफल, भुजा इसका क्या है, ए है, तो हम यहाँ दे देंगे, क्योंकि भुजा हम माने हैं यहाँ वर्ग का भी भुजा जो है ए है, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समझ में आया? इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। फिर जो है लिखेंगे अब त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल, ए सी एफ का क्षेत्रफल, ए सी एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुना विकर्ण, यानी a√2, इसका विकर्ण यही है ना, ये ठीक ना, वर्ग का विकर्ण यही हो जाएगा ए सी एफ, ए सी और एफ यानी इस वाले का, ठीक ना। तो हम क्या लिखे, ये विकर्ण पे है, ठीक ना, ये भुजा पे था, तो हम यहाँ क्या लिखे, ए बी सी, ए बी और सी, ये भुजा पे था, तो हम यहाँ इसका भुजा पे स्क्वायर लिखे। ये क्या है, विकर्ण पे है, इसलिए इसका विकर्ण पे स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत, ठीक है, ये विकर्ण स्क्वायर हो गया। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको थोड़ा सरल करो, ये √3/4, यानी इसको हम a√2 को स्क्वायर है इस पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a√2 गुना a√2, यही लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, a गुना a स्क्वायर, √2 गुना √2 क्या होता है, यही होता है, यानी हम इसको यही लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही लिखेंगे हम यहाँ 2a स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो हम और इसको कुछ कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, ये 2 और ये 2 इससे कटा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको फिलहाल हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक ना। समीकरण 2 हो गया ये। अब समीकरण, अब हमको करना क्या है, यहाँ दोनों का क्वेश्चन क्या कहता, दोनों का अनुपात ना, क्वेश्चन कहता सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उसी के वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समझ में, कहता है इसके बनाए गए विकर्ण के आधा होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आधा करने के लिए हमको भाग देना होगा, समझ में। तो हम लोग यहां लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2, समझ में, यानी समीकरण 1 में जो है हम लोग समीकरण 2 को भाग दे देंगे, ठीक। अब देखो समीकरण 1 क्या है, ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी और सी यानी ये वाला का क्षेत्रफल, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ए सी एफ, ए सी और एफ इसका क्षेत्रफल है, इसीलिए हम लोग इसका ही आधा, इसका आधा कर, इसलिए हम लोग इसमें भाग दे देंगे। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 है त्रिभुज ए बी सी बटे का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 है ए सी एफ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है, √3/4 ए स्क्वायर बटे √3/4 2a स्क्वायर, ठीक ना। अब चलिए इसको हम और क्या कर सकते हैं, बोलो, अब कटेगा, कटा दीजिए इसको, ये √3/4 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, और क्या कटेगा बताओ, ए स्क्वायर भी कट जाएगा, यानी ये कट जाएगा, ये कटेगा, कटेगा कि नहीं। अब बोलो क्या बचा, अब बचा यहाँ
देखो एबीसी का क्षेत्रफल ये है, ऊपर में एबीसी का, नीचे एसीएफ का क्षेत्रफल, ठीक ना। हम लिखेंगे यहां त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एसीएफ का क्षेत्रफल, बस जो बचा यहाँ ऊपर में एक बचा, नीचे दो बचा, वो लिख देंगे, ठीक ना। अब आगे क्या करेंगे, अगर चाहो तो इसको कोना कोनी भी गुना कर देंगे, ठीक ना। देखो कोना कोनी जब गुना करेंगे तो ये यहाँ चले जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, ये इसके साथ चले जाएगा, एबीसी के साथ चले जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब फिर हमको क्या करना होगा, फिर ये दो को हम यहाँ लाएंगे, लाएंगे कि नहीं। इससे अच्छा हमको एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें नहीं करेंगे, सीधा सीधी इसको हम यहाँ ले जाएंगे, समझ में। चलो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, चलो इसको हम फिलहाल ले लेते हैं, गुना दो, ये नहीं होगा, जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये नहीं होगा, इसके बाद बराबर होगा त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल, यही ना। अब यहां एक से भी गुना करके दिखाना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखो, अब ये इधर भाग में आया ना, तो इधर से जब इसको हम इधर कर देंगे तो क्या होगा बोलो, लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड में करेंगे तो इधर अगर भाग गुना है तो इधर क्या होगा, भाग होगा, ठीक ना। चलो इसको हम यहाँ भाग कर देते हैं, आया समझ में, बोलो यहाँ इसको हटा देंगे, यहाँ गुना भी यहाँ रहने देंगे और यहाँ भाग भी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, एक ही काम करेंगे, बोलो समझ में आया। अब देखो हमको यही चीज में प्रूव करने के लिए कह रहा था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एसीएफ का क्षेत्रफल का आधा होता है, यही चीज प्रूव करने के लिए दे रहा था कि नहीं दे रहा था, ये हुआ प्रूफ। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, अच्छा से इसको घेर दो। हम लोगों को जहां जाना था, जो लक्ष्य मिला था, हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंच गए, यानी ये प्रूव हो चुका, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। चलो बस अच्छा से एकदम कॉपी में छाप लो, बस आराम करो। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। ये वैकल्पिक क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। कहता है एबीसी त्रिभुज, नहीं सिर्फ एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। देखिए हम बना लिए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन का हम बना लिए हैं, ए बी सी और क्या और है बीडीई, बी डी और ई, ठीक ना। दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। कहता ये जो डी भुजा है ना, ये बी और सी का मध्य बिंदु है, समझ में, यानी इसका मतलब ये बीच में है, मध्य मतलब बीच, बीच में है, इधर और इधर के बीच दोनों में, ठीक मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई, यानी एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी यही पूछ रहा है कि एबीसी और बीडीई का इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का इसका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हम लोगों को पता है कि बीडी जो होगा, ये बोलो बीडी क्या होगा, बी और डी, देखो बीडी क्या होगा, बीसी के बीडी, बी और सी के क्या होगा, आधा होगा, बीसी के बीडी, बोलो होगा कि नहीं, बीडी बीसी के आधा होगा, बी और सी का बीडी बीसी का आधा होगा। चलो हम लोग ये पहले से जानते हैं। अब हम लोग लेते हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी ई तथा समरूप त्रिभुज
ए बी सी, यही ना। त्रिभुज बी डी ई, यानी ये वाला में बी डी ई, और समरूप होगा, ये दोनों समरूप होगा ए बी और सी। बोलो ये समरूप होगा कि नहीं, ठीक ना। बहुत कोई कहता सोचता होगा कि ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है, आखिर कैसे समरूप होगा। जब हम याद करो मुन्ना कि जब हम ये समरूप त्रिभुज यानी त्रिभुज पढ़ाना शुरू किए थे फर्स्ट चैप्टर में, इसी तरह था यानी 6.1 में, कि बतावे कि त्रिभुज समरूप है आखिर कैसे, आकृति भी दिए थे कि देखो मुन्ना ये है और एक ये है, ये दोनों समरूप होता है कि नहीं। हम बताए थे कि त्रिभुज का जो समरूपता है इसका आकृति का साइज पे नहीं जाना है, समझ में, साइज पे नहीं जाना है, क्या है, रूप पे जाना है। बोलो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये दोनों हम कह सकते हैं कि दोनों समरूप है कि नहीं। अब देखो ये और ये क्या समरूप होगा, क्योंकि इसका जो रूप है अलग है कि नहीं, इसीलिए। तो ये बड़ा और छोटा होने से मुन्ना का कोई दिक्कत नहीं है, बस साइज का प्रॉब्लम नहीं होना, साइज चलेगा छोटा बड़ा, लेकिन आकृति का जो है आकार सेम होना चाहिए, समझ में। इसलिए ये और ये हम समरूप होगा लिखे हैं। आगे हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी। अब देखो हम लोग पाइथागोरस 6.6 परिमेय के अनुसार पता है दोनों त्रिभुज का अनुपात, ठीक ना। त्रिभुज कौन कौन सा बोलो, ए बी सी बटे त्रिभुज बी डी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज, ये क्षेत्रफल का अनुपात, और क्या बोलो बीसी, बीसी बटे बीडी, दोनों का स्क्वायर का अनुपात, यहां क्षेत्रफल लिख दो, एरिया। ठीक, बीसी बटे बीडी, ये बी और सी और बी और डी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, और बोलो हमको बीसी का तो हम बीसी ही लिखेंगे, यानी ये बी और सी, ठीक। बीसी, बीडी को क्या लिख सकते हैं, बी और डी को हम बीसी बटे 2 लिख सकते हैं, देखो, ठीक है। तो स्क्वायर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बोलो, देखो ये नीचे ऊपर क्या होगा, कट जाएगा, ठीक ना। अब ये दो जो है ये अभी भाग में है, ठीक ना, ये गुना में जब जाए इसको गुना के रूप में करेंगे, यानी एक अभी नहीं कटाते हैं इसको, थोड़ा सा समझने के लिए। बीसी है, यहां भी बीसी है, ठीक। समझने के लिए हम क्या करेंगे, बीसी है, नहीं तो कुछ हम इसके नीचे एक तो अपने आप भी दे सकते हैं कि नहीं। अब ये जो है बीसी बटे 2 है, भाग में है, ये गुना में करेंगे 2 बटे बीसी होगा। बोलो इस पे होल स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं। चलो अब ये क्रॉस यानी ऊपर नीचे है, इसको हम कटा सकते हैं। अब ये किस रूप में हो गया, बोलो 2 बटे 1 हो गया, इस पे होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये क्या हो गया, बोलो 4 बटे 1, इसको हम 4 अनुपात 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। चलो अब फाइनली इसका आ गया एरिया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे एरिया त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, यही 4 अनुपात 1 होगा। किस ऑप्शन में, क्या नंबर में है, 4 अनुपात 1 सी, इसका सी हो जाएगा आंसर, ठीक ना। नौ नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजा 4:9 के अनुपात में, ठीक। कहता 2 त्रिभुज है जो समरूप त्रिभुज है और इसका भुजा का अनुपात दे दिया 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, तब कहता इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, समझ में। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही पूछा। चलो बोलो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बोलो इसको अगर चाहो तो तुम लोग ऐसे भी बता सकता है, ठीक ना। बोलो क्या होगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात,
तुम लोग परिमेय 6.6 के अनुसार पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है? भुजाओं का अनुपात, ये ना, ठीक ना, इसी पे बनाना है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ABC, ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया दो समरूप त्रिभुज की भुजा के अनुपात इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजाओं के अनुपात का क्या होता है, बोलो, वर्ग होता है कि नहीं, ठीक ना। अगर यहाँ रहता कि ABC त्रिभुज इस तरह करके रहता तो हम लोग लिखते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CD इस तरह करके लिखते, लेकिन ऐसा तो नहीं दिया हुआ, सिर्फ कहा था त्रिभुज के क्षेत्रफल दो का था क्या, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बटे, तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, समझ में। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, यही नहीं कहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही ना, दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया हुआ, ठीक, भुजा का अनुपात दिया हुआ, इसके भुजाओं का अनुपात का बराबर होता है। तो हम लोग इसमें भुजा का जो अनुपात है यहां रख देंगे, क्या है, 4:9 है, 4/9, या फिर हम लोग इस तरह भी रख सकते हैं, 4:9 भी रख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटे ही ना होता है, ठीक ना। तो हम दोनों की तरह से लिखेंगे, पहले अगर इस तरह रखेंगे तो फिर बाद में तो हमको इसी तरह करके लाना होगा, तो इसीलिए हम लोग इसी तरह लिखेंगे। चलो, इसके वर्ग का क्या मतलब होता है, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, ठीक ना। तो इसका 16:81 हो जाएगा, है कि नहीं, कहीं है। इस तरह करके अब हम यहाँ ये भी कर सकते हैं 16/81। अगर ये नहीं रहता तो इसका एक और हो सकता है, 16 और 81 कटेगा तो कटा दो, किसमें कटेगा, बोलो, कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक ना, यही हो जाएगा। अगर कटता तो हो सकता था वहां काट के भी मतलब ऑप्शन में दिया रहा था, लेकिन कटेगा नहीं, यही हो जाएगा। ऑप्शन में भी है, कितना नंबर ऑप्शन में है, डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना। तो ये सब अच्छा से इसका क्लियर होना चाहिए। चलो, यही था आज जो है हम लोग त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.4 का ये पूरा खत्म हो चुका है। 9 नंबर था, ये 9 नंबर तक खत्म हो चुका है। हम लोग कल चलेंगे इसके अगले एक्सरसाइज पे, अगले अध्याय एक्सरसाइज 6.5 ना। तो आज बस यहीं तक। आप लोग ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में बने रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छा से तैयारी करते रहिए।